अच्छाइयों का एक एक दिन का चुन चुन कर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए मन की बुराई को समाप्त करें और अच्छाई की ताकत के साथ आगे बढ़ें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। विजयादशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, समाज में भेदभाव के अंत का संकल्प लेना ही विजयादशमी की सार्थकता। राम मंदिर निर्माण को बताया लोगों के धैर्य की जीत का प्रतीक। रक्षा मंत्री ने तवांग में सैनिकों के साथ मनाया दशहरा। अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का किया दौरा, सेना की तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बताया आज की आवश्यकता। कहा, नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में साबित होगी क्रांतिकारी। एसबीआई की रिसर्च का दावा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग के रेहड़ी पटरी वाले। और एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 9 स्वर्ण सहित कुल 34 पदक जीते। खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। तो प्रभात में अब बात विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग के रेहड़ी पटरी वाले हैं। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार की माइक्रो क्रेडिट योजना की सराहना की गई है और कहा गया है कि इसके लगभग 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से आते हैं, जिसमें 44% ओबीसी हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के कुल वितरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 22% है और कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। महिला हिस्सेदारी शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं के सशक्तिकरण को इंगित करती है, जिससे स्वनिधि को लिंग समानता का टैग मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जातिवाद और क्षेत्रवाद के साथ विभाजित करने की कोशिश करने वाली ताकतों को खत्म करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व को उन विचारधाराओं के दहन का भी प्रतीक होना चाहिए जो भारत के विकास के बारे में नहीं बल्कि स्वार्थों को पूरा करने के बारे में है। दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये त्योहार केवल रावण के पुतले जलाने और भगवान राम की राक्षस पर जीत तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश में हर बुराई पर देशभक्ति की जीत का प्रतीक भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री की टिप्पणियां विपक्षी दलों पर एक स्पष्ट प्रहार थीं, जिन पर उन्होंने बार बार राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति और क्षेत्र के नाम पर देश को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली हर बुराई को भी जला दिया जाना चाहिए। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है।
मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। 10 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव के साथ साथ रामलीला के आयोजन के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि ये हर किसी का सौभाग्य है कि वे सदियों के इंतजार के बाद इसके गवाह बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि राम मंदिर कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा और ये लोगों के धैर्य की जीत का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। संकल्प लेने को कहा। प्रधानमंत्री ने जल बचाने, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, स्वच्छता, लोकल के लिए वोकल, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने, पहले देश और फिर विदेश के बारे में सोचने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मिलेट्स को बढ़ावा देने और अपनाने और साथ ही फिटनेस का संकल्प लेने को कहा। मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे,
यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। 7वां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। 8वां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। 9वां संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की दृढ़ भावना, अटल प्रतिबद्धता और अदम्य साहस के प्रति सम्मान व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों के साथ ही तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री ने अग्रिम चौकियों पर सेना की तैयारियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने इस अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे देश को सशस्त्र सेनाओं के प्रति गर्व है और संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों की सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा को विजयदशमी के पर्व की भावना का सजीव साक्षी बताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सशस्त्र सुरक्षा बलों की वीरता और प्रतिबद्धता उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिनके आधार पर भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ा है और ये विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में एक हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वदेशी उपकरणों के उत्पादन के जरिए देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक पर 1962 के युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही यह जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी के अवसर पर नागपुर की रैली में G20 के सफल आयोजन से लेकर राम मंदिर और मणिपुर हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र किया। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा कि समाज में अविवेक और असंतुलन नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर चलना ही सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि चुनावों में हमें सतर्क रहना है और किसी के बहकावे में आकर मतदान नहीं करना है। बेहतर कौन है, उसे ही वोट देना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने इस अवसर पर स्वयं सेवकों के पदचालन का अवलोकन भी किया। आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गांधीनगर में कलोल के पास देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर
किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को बजट और ऋण सहायता में वृद्धि के अलावा सरकार ने वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उर्वरक सब्सिडी में भी वृद्धि की है। अमित शाह ने कहा कि तरल नैनो डीएपी उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगी और इसमें कोई हानिकारक धातु कण नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नैनो तरल डीएपी संयंत्र से क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। निर्यात तो शायद आज भी काफी कुछ हो रहा है, मगर उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया में जो चाहता है, दुनिया में जिसकी जरूरत है, वो हमारा किसान उत्पाद करेगा। इस प्रकार की क्रॉप पैटर्न को चेंज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने साणंद विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की और आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर के पास मनसा में खेल और कला परिसर और BR कॉमर्स कॉलेज का शिलान्यास भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का दौरा करेंगी। IIT दिल्ली दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छात्रों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन करेंगी। सुबह करीब 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप इसका सीधा प्रसारण संसद टीवी पर देख सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंक के सभी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे वे नैरोबी, बाली, इस्तांबुल, मुंबई, न्यूयॉर्क या किबुत्ज बेरी में हो। आतंकी हर जगह बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद का विरोध करते हुए 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया। ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए कहा कि हमें किसी भी राष्ट्र के अपनी रक्षा करने और ऐसी भयावहता को दोहराने से रोकने के अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए। इस परिषद का कोई भी सदस्य, इस पूरे निकाय में कोई भी राष्ट्र अपने लोगों की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता है या बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद को हराने में हम में से हर किसी की हिस्सेदारी है, हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है। We must affirm the right of any nation to defend itself and to prevent such horror from repeating itself. No member of this council, no nation in this entire body could or would tolerate the slaughter of its people. As this council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान
केंद्र शासित प्रदेश की बेहतर होती सुरक्षा स्थिति पर बात हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने सोमवार को जम्मू में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है और वहां आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। और अब बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स की। रविवार को रंगारंग उद्घाटन के साथ एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का आज चौथा दिन है। भारत का एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत अब तक 9 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 34 पदक जीत चुका है। भारत ने मंगलवार को 3 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। एशियाई पैरा खेलों में भारत के पहले दिन की ही शुरुआत बहुत अच्छी रही। भारत ने पहले दिन ही यानी सोमवार को 6 स्वर्ण पदक के साथ 17 पदक जीते थे। दूसरे दिन प्राची यादव एशियाई पैरा खेलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के अब तक के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की 1500 मीटर T46 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर प्रमोद को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, पुरुषों की 1500 मीटर T46 स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने पर प्रमोद को बधाई। ये एक असाधारण और प्रेरक प्रदर्शन था। रविवार को विश्व कप 2023 का 23वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 382 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 140 गेंदों में 174 रनों की पारी खेली। जवाब में 383 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। हालांकि महमूदुल्लाह एक छोर पर संघर्ष करते रहे। बांग्लादेश को जीत दिलाने में उनकी 111 रनों की पारी भी नाकाम रही और बांग्लादेश की पूरी टीम 46 ओवर और 4 बॉलों में कुल 233 रनों के स्कोर पर आउट हो गई। मैच में महत्वपूर्ण विजयी शतक बनाने के लिए क्विंटन डिकॉक को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 8 अंकों के साथ इस विश्व कप में पहली बार अंक तालिका में दूसरे पायदान पर आ चुका है। अब तक इस जगह पर न्यूजीलैंड अपना स्थान बनाए हुए था। 10 अंकों के साथ भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। आज विश्व कप का 24वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में खेला जाएगा। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 25 अक्टूबर साल 1988 से विश्व पोलियो दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन दुनिया भर में पोलियो को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह रोग पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए साल 1988 में इस दिन की शुरुआत की थी। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक अपंग यानी विकलांग करने वाली एक घातक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों और विभिन्न देशों की सरकारों की दृढ़ता के साथ टीकाकरण अभियान ने दुनिया को पोलियो से बचाया है। भारत पिछले 7-8 वर्षों से पोलियो मुक्त हो चुका है। 25 अक्टूबर साल 1881 को महान चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मैलेगा में हुआ। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित और समृद्ध कलाकार थे। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज है। पिकासो चित्रकारी में अपनी क्यूबिज्म शैली के लिए सबसे ज्यादा मशहूर रहे। अपने लंबे जीवन के दौरान असाधारण रूप से पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलात्मक उपलब्धियों से अपार प्रसिद्धि हासिल की। आधुनिक चित्रकारों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो उनमें पाब्लो पिकासो का नाम अग्रणी है। यूं तो दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मैसूर के दशहरा महोत्सव के रंग कुछ अलग ही होते हैं। मैसूर दशहरा उत्सव की शुरुआत विजयनगर राजाओं के साथ 15वीं शताब्दी में हुई थी।
लेकिन समय के साथ साथ इस उत्सव में नए रंग भी समाहित होते रहे हैं और इस बार मैसूर दशहरे में ड्रोन की रोशनी का प्रयोग कर इस प्राचीन दशहरा महोत्सव को एक नया रंग दे दिया गया। चलते चलते छोड़ जाते हैं मैसूर दशहरा के नए पुराने रंगों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।